जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, welcome to all of you in today's guidance seminar for sub-inspector jobs in Punjab Police. सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो करंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं सब इंस्पेक्टर की पीपीएससी के थ्रू, उनकी डिटेल्स क्या है, अगर आपने अभी अप्लाई करना है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या प्रोसीजर है अप्लाई का। इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल क्राइटेरिया पर पूरा उतरना है आपको, तो वो क्या है और वो मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से बनेगा। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस की आपने तैयारी किस तरह से करनी है। लिमिटेड सा टाइम है, लेकिन जो अप्लाइकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इतने ज़्यादा लोगों में आपने अपनी सीट किस तरह से सिक्योर करनी है और इस सारे सफ़र में हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज के सेशन में वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले तो ऐड देखते हैं कि जो पीपीएससी की तरफ से आई, जिसमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारा रीजन है उसमें सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं कितनी। ये आपके सामने सब इंस्पेक्टर की ऐड है जो 17 सितंबर को अनाउंस हुई। इसमें रीजन वाइज सीट्स हैं। रीजन ऑलमोस्ट आपके डिवीजन बेस पे बने होते हैं। सिर्फ लाहौर रीजन में लाहौर ज़िला अलग है, बाकी जो शेखुपुरा है वो अलग है। बाकी जितने भी तक डिवीजन्स हैं वो पुलिस के अकॉर्डिंग एक रीजन होता है और रीजनल बेसिस पे आपकी ये सीट्स अनाउंस हुई है। तो टोटल हमारे 10 रीजन्स हैं पंजाब के। तो रीजन वाइज सीट्स हैं, इसमें लाहौर रीजन की 29 सीट्स हैं। शेखुपुरा की अगर बात करें तो हमारे पास 23rd। गुजरांवाला की सीट सबसे ज़्यादा होती हैं, वो हमारे पास 39 सीट्स हैं। और रावलपिंडी की 38, इसी तरह सरगोदा की 30 एंड ऑनवर्ड्स। अब ये जो सीट्स लिखी हुई हैं टोटल, अगर लाहौर रीजन को देखें तो 29 पोस्ट टोटल है। इसमें 24 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, 1 माइनॉरिटी कोटा पे और 4 फीमेल कोटा पे। इसमें याद रखें कि जो ओपन मेरिट पे तमाम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, उसमें मेल्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं, उसमें फीमेल्स भी सिलेक्ट हो सकती हैं। तो ओपन मेरिट पे कोई भी जो अप्लाइकेंट है वो सिलेक्ट हो सकता है। जो मिनोरिटी कोटा है उस पे जस्ट एक मिनोरिटी या एक पर्सन वो वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा वो, यानी जो मिनोरिटी पे सिलेक्ट हो रहा है इसके अलावा भी कोई मिनोरिटी पर्सन ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरह फीमेल कोटा पे 4 सीट्स हैं, तो 4 फीमेल्स फीमेल कोटा पे सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके अलावा ओपन मेरिट में भी फीमेल सिलेक्ट हो सकती हैं और यकीनन होंगी भी। तो ये तो आपकी सीट्स के हवाले से। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसकी दो जो बड़ी शराइत, एज एज हमारे यहाँ होनी चाहिए 20 से 25 साल। याद रखें, ना तो 20 साल से कम होगी और ना 25 साल से ज्यादा होगी। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि 25 साल 1 माह है मेरी, 25 साल 4 माह है, 25 साल 6 माह। तो 25 साल एग्जैक्ट, इससे अगर एक दिन भी आपके ऊपर है कट ऑफ डेट से तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसमें किसी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या आप पुलिस के अंदर ही एज कांस्टेबल एज एएसआई सर्व कर रहे हैं, तो भी आपको किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। जो अदर पीपीएससी की सीट्स आ रही होती हैं उन पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलती है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। सेकंड, अगर आप एज पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने 14 इयर्स एजुकेशन अगर हासिल की है, आपने बीए बीएससी की हुई है या बीएस ऑनर्स किया हुआ है या एमए एमएससी की हुई है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। दो चीज़ें, पहली एज, दूसरी ग्रेजुएशन होना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तीसरी जो मेन चीज़ है वो है आपकी हाइट।
मेल के लिए जो हाइट क्राइटेरिया है वो है 5 फुट 7 इंच, और फीमेल्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 5 फुट 2 इंच। जो मेल के लिए चेस्ट है वो 33 इंच होनी चाहिए मिनिमम, और फैलाव के बाद वो 34.5 हो जाए। इसी तरह आपकी नज़र ठीक होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर कोई इशू है और ग्लासेस के साथ आपको ठीक नज़र आता है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें याद रखें कि जो हाइट है इसमें रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती। हाइट के हवाले से अगर आप यहाँ पे डीएचक्यू से आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे किसी को कह के कम ज़्यादा करवा लेते हैं। तो बाद में जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद अगेन फाइनल मेडिकल होता है, और उसमें जो आपके ज़िला के एसपी साहब होते हैं वो ज़्यादा खुद अपनी निगरानी में दोबारा से मेडिकल करवाते हैं, और उसमें हाइट चेस्ट अगेन मेजर की जाती है। तो इसलिए हाइट में इशू यानी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। चेस्ट में अगर कमी बेशी थोड़ी बहुत होती है तो वो फिर आपके पास तकरीबन 2 से 3 माह 4 माह या इवन बाज़ दफ़ा 6 माह तक का टाइम होता है। तो इन 6 माह में आप जो अपनी चेस्ट का इशू है वो तो कवर कर सकते हैं। अलबत्ता हाइट मेरा ख्याल है कि आप दोबारा आपकी नहीं बढ़नी, वो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो ये था जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जिस रीजन से हैं, जिस जिला से हैं, तो उस जिला के अकॉर्डिंग आप अपने रीजन में अप्लाई कर लेंगे। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट आप डीएचक्यू से बनवाएंगे, पीपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा वो फॉर्म। वो आप किसी भी डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनवा सकते हैं। अपने ज़िला से बनवा लें या जहाँ पे भी आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ से आप बना लें। वो इजीली 2 से 3 घंटे में बना के आपको दे देते हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, कोई ऐसा इशू भी नहीं होता। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे आपको बना के दे दिया जाएगा आफ्टर चेकअप। अब आ जाते हैं सबसे अहम चीज़ की तरफ, बल्कि इसमें कुछ शराइत हैं वो भी देख लें, फिर उसके बाद हम सिलेबस पे आते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स का मैंने आपको बता दिया। और हाँ, इसमें याद रखना है कि डीएचक्यू से सिर्फ बनेगा, टीएचक्यू यानी तहसील हॉस्पिटल या रूरल हेल्थ सेंटर या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। आपका एमसीक्यूज बेस एक पेपर होगा। जिस तरह पीपीएससी के अदर पेपर्स हो रहे होते हैं, सिर्फ सिलेबस का थोड़ा सा है। इसमें आपका आपके लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी कि उन्होंने आपका जो सिलेबस सिलेबस था वो बड़ा मिनिमम सा कर दिया है। कि आपकी इंग्लिश 40% है, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एडियम्स। और लास्ट टाइम की अगर बात करें, पिछले दफ़ा जो हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ जिसमें हमारी सिलेक्शन हुई, मेरी उसमें रीजन में पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा भी यही सिलेबस था। इसी सिलेबस में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ग्रामर पूछी गई थी। उसके साथ कुछ एक आध सिनोनिम, एक आध एंटोनिम, और जो बाकी चीज़ें थी बहुत कम पूछी गई। ज़्यादा जो उसका फोकस रहा था वो सेंटेंस करेक्शन पे या ग्रामर पे रहा था। उसके बाद कंप्यूटर 40%, ये बड़ा मज़े का आपका सिलेबस है। अगर आपकी इससे पहले कंप्यूटर पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो भी आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक हफ्ते से 10 दिन का अगर आप टाइम देते हैं कंप्यूटर को, तो इस 40 में से आप 38 39 मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। मैं आखिर में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। फिलहाल तो एक दफ़ा ये ऐड देख लें। तो 40% इसमें हमारे पास कंप्यूटर है, 40% इंग्लिश है, और 20% आपका जीके आ गया, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, उर्दू एंड एवरीडे साइंस, यानी जीके के जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें जो पीपीएससी के बाकी पेपर्स में और इसमें जो थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि सिलेबस उनका भी यही होता है। पीपीएससी के जो अदर पेपर्स हैं सिलेबस उनका भी सेम है। सिर्फ फर्क यहाँ पे ये आया कि यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश और कंप्यूटर के परसेंटेज बढ़ा दिए। तो वो हमने ज़रा ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा बेसिक पे जाके, ज़्यादा एडवांस लेवल पे करने पड़ेंगे। अलबत्ता जो बाकी सब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे जो अदर पेपर्स में इंक्लूड होते हैं वो भी इंक्लूड है। तो ये तो थी सिलेबस से रिलेटेड बातचीत, गपशप।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। फिर हम आते हैं अपनी तैयारी की तरफ के आया इस सिलेबस को हमने टैकल किस तरह से करना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जस्ट एक क्वेश्चन था। अभी आपने फिजिकल सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की। जब हम अप्लाई करते हैं तो उधर तो मैनुअली उन्होंने पूछा है ना, हमसे डिमांड की है तो हम इनपुट कर देते हैं। ठीक है। आई साइट का या चेस्ट का, हाइट का, इस तरह का। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करके स्कैन करके उधर शेयर करना है? अच्छा, इसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपने अप्लाई करने से पहले बनवाना होता है। वो पीपीएससी की जो आप जिस ग्रुप में ऐड है वहां पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके उस फॉर्म का। तो वो आपने बनवा लेना है। वो ही फॉर्म आप लेके चले जाएंगे डीएचक्यू। वहां पे वो डॉक्टर्स वगैरह स्टैंप कर देंगे आपको, वो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वो फॉर्म उस पे जो डेटा लिखा हुआ है वो जस्ट आपकी वेबसाइट पे पुट होगा। ठीक है। जस्ट आपका जो डाटा है वो कोई से स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं। जो डाटा है वो आप वहां पे अपलोड होगा। यानी इसमें आप जो अपनी हाइट, चेस्ट, विजन, ये चीज़ें आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में पुट करेंगे, जस्ट डाटा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे जो हार्ड कॉपी होगी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की, वो वहां पे सबमिट होगी। अभी आपके पास टाइम है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं है। तो कोशिश करें कि सब लोग लाजमी बनवा लें। लास्ट टाइम जो प्रीवियस बैच था सब इंस्पेक्टर का ओपन मेरिट पे, उस पे सबसे ज्यादा जो इशू इन्होंने क्रिएट किया था वो मेडिकल पे क्रिएट किया था कि इन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भी नहीं बनवाते कि चलो टेस्ट क्लियर हो गया तो बाद में बनवा लेंगे, देख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो फिर उन्होंने दोबारा से वेरिफिकेशन सारी डीएचक्यू से की। जो जो फेक थे वो सारे फिर रिजेक्ट हुए। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम भी है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं है। तो कोशिश करें कि लाजमी अप्लाई कर लें और लाजमी अभी पहले ही बनवा लें। ठीक हो गया। आपने माइक म्यूट रखें काइंडली। ओके अच्छा जी। सर, मैं पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है। तारीख बात कर रहा हूँ पूरे वाला से। लेकिन मैंने जो उधर अपना कह लो भी मेडिकल से रिलेटेड डेटा इनपुट किया है, मैं रिकमेंडेड था पाकिस्तान आर्मी में। मैंने बीएसआईटी किया है। आईसीटीओ एक कोर्स रिसेंटली ओपन हुआ था उसकी आईएसएसबी के लिए। ठीक है। जो मेरा उधर ये इनिशियल डायरेक्ट कोई मेडिकल। बात नहीं। ओके, मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। इसमें ये करें कि आप कल विजिट कर लें डीएचक्यू। और उन्हें थोड़ा सा वो जो आपने डाटा किया चुके ऑलरेडी आपने मेजर्ड ही डाटा वो लिखा। तो जब वो लिखने लगे तो साथ उन्हें बता देना कि काइंडली ये मैंने अपलोड किया है तो ये कर लें। और दूसरा उसमें एडिट का ऑप्शन भी आई थिंक पीपीएससी की वेबसाइट पे है। तो वहां से आप अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है तो कर भी लेते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू। ओके। अब आ जाते हैं, अब बाकी सवाल आखिर पे भाई। अब आते हैं हमारी तैयारी पे। जब तक आप सबके सब क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे मैं वाइंड अप नहीं करूंगा। ठीक है। फिलहाल जिन बच्चों की ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं वो अपना अगली बात सुन के जो जाने वाले हैं वो जा सकें। एस्पायरेंट के लिए जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो उसका टाइम होता है। और आप लोगों ने मुकाबला करना है। इवन यहाँ पे 50 51 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप एक ही रीजन से भी हो सकते हैं। तो आपका आपस में भी कंपटीशन है। और हजारों लोगों से आपका कंपटीशन है। दूसरे इम्तिहान की तरह इसे जस्ट आपने पास नहीं करना बल्कि दूसरों से ज़्यादा नंबर लेने हैं। तो जितनी ज़्यादा इनपुट होगी, जितना ज़्यादा टाइम देंगे अपनी तैयारी को, उतनी ही अच्छी इंशाल्लाह आउटपुट भी मिलेगी आपको। ओके जी, अब आते हैं आपकी तैयारी की तरफ। पीपीएससी की तैयारी के दो तरीकाकार होते हैं। सबसे पहले एक तो आप पास पेपर्स को बेस बना के वहां से तैयारी शुरू कर लें। और दूसरा सब्जेक्ट्स को बेस बना के वहां से तैयारी करें। अगर आप पास पेपर्स को बेस बना के तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें अ, एक सब्जेक्ट उठा लें, उसके पास पेपर्स उठा लें। या अगर जनरल भी है तो जो एमसीक्यूज आप पढ़ें उस एमसीक्यूज को एज अ टॉपिक डील करें। और देन फिर उसको इन डिटेल देखते जाए। यानी उस एमसीक्यू से वो टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड फिर जो भी सवाल पूछा जा सकता है वो सारे का सारा उसी एमसीक्यूज के अंदर आप देख लें। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 10 से 12 अगर पेपर्स कर लें इस तरह से, आपकी तैयारी काफ़ी हद तक हो जाती है। हाँ, अलबत्ता ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। और चूंकि इसमें तरतीब नहीं होती तो ये फिर भूलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता इस तरह से भी तैयारी हो सकती है, हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि बजाय रैंडम एमसीक्यूज करने के आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें, उसे मजीद टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड करें और उसे इन डिटेल कवर करते जाएं। जैसे
आपने कंप्यूटर फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक्स देखें, उसकी टाइप्स देखें, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। इसी तरह उसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखें, हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर, फिर उसकी टाइप्स देखते जाएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आया तो उसमें फिर आप कीबोर्ड को इन डिटेल देख लें, माउस को इन डिटेल देखें, प्रिंटर को इन डिटेल देखें, उसकी टाइप्स हैं उसको इन डिटेल देख लिया। टेक्नोलॉजी में गए तो वहां पे आपने नेटवर्किंग को इन डिटेल देखा, उसकी जो टाइप्स थी, टोपोलॉजीज वगैरह, उन सबको इन डिटेल देखा। यानी जो सब्जेक्ट आपने शुरू किया, उसके टॉपिक्स निकाल लिए, उसे टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। फिर उस टॉपिक को मजीद जितने सब टॉपिक्स में आप तोड़ सकते हुए उतने सब टॉपिक्स में तोड़े, और उसमें से हर सब टॉपिक को फिर इन डिटेल कवर करते जाएं। इसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपका सीक्वेंस रहेगा, और उस सीक्वेंस की वजह से चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके जहन में रहेंगी, चीज़ें भूलेंगी नहीं। और दूसरा, जब आप तरतीब से याद कर रहे होते हैं तो चीज़ें स्किप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका सब्जेक्ट सारे का सारा कवर भी होगा, और इन डिटेल कवर होगा। जो एमसीक्यू उसमें आपसे पूछा जाएगा वो आप बता सकते होंगे। पेपर में ये होता है कि जो एमसीक्यू प्रीवियसली पूछे गए थे वो एज इट इज नहीं आते, या जो जब आप पढ़ते हुए जो लाइन आप पढ़ रहे होते हैं तो वो लाइन एज इट इज नहीं पूछी जाती, उससे रिलेटेड उसी बात को जरा घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा होता है। तो जब तक आपने वो टॉपिक डिटेल से समझा नहीं होगा तब तक वो आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बाज लोग एमसीक्यूज की फाइल्स पढ़ के, एमसीक्यूज वाली बुक पढ़ के, एमसीक्यूज वाले पेपर्स पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है वो 40 नंबर लेके पास हो जाएं, लेकिन वो 70 नंबर लेके, 80 नंबर लेके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर भी गए तो वो सिलेक्ट नहीं होते, इंटरव्यू उनसे क्लियर नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने इन डिटेल आपसे डिस्कशन करनी है। तो इसलिए अ, बेहतरीन तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप एक सब्जेक्ट को टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में तोड़ के इन डिटेल कवर करते जाएं। यही तरीका आप कंप्यूटर के लिए ऑप्ट करेंगे, यही तरीका आप इंग्लिश के लिए करेंगे। इंग्लिश में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साइड से स्टार्ट करें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। जब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे डन हो जाएं, फिर उसकी करेक्शन साथ साथ करते जाएं। यानी जब आपने नाउन किया, नाउन की टाइप्स की, नाउन से रिलेटेड जो उसकी करेक्शंस बन सकती थी वो सारी आपने वहां पे कर लेनी है, बजाय इसके के बाद में सारी चीज़ें मिक्स होती जाएं। जब आप एक ही दफ़ा सारी चीज़ें करने बैठते हैं तो वो फिर आपको याद नहीं रहती। जब आपने वो डिटेल से सिर्फ नाउन वाले टॉपिक में की हुई होंगी, उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई एमसीक्यूज आपको भूल भी जाता है तो आपको याद रहेगा कि ये मैंने इस टॉपिक में इस जगह पे पढ़ी थी। तो आपके लिए जो अंदाजे से एमसीक्यूज करना है वो भी आसान हो जाता है। ठीक है। यही तरीका आपने इंग्लिश के लिए किया, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने देखे, उसमें कोई भी एक फाइल आप कर लें सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, काफी हद तक वो कवर हो जाते हैं। जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो 20% हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो उन 20% को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि भाई 80% आ गए, 80 नंबर आ गए तो हमारी सिलेक्शन हो सकती। 80 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो 80 पूरे के पूरे आ, क्योंकि पेपर है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपने इन 20% को भी इग्नोर नहीं करना। मुकाबले का इम्तिहान है, लोगों ने जीके बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ है, तो हम उनसे थोड़ा सा कम देखेंगे, लेकिन अलबत्ता इसको भी इन डिटेल हमें करना होगा कि 20 में से कम, ज्यादा नहीं तो 15 के करीब हम यहाँ से भी स्कोर करें, ताकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, उस नेगेटिव मार्किंग का जो असर है वो भी हम खत्म कर सकें, और अपनी जो सीट है वो भी सिक्योर कर सकें। अगर आपका रिटर्न में अच्छा स्कोर आता है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी इंटरव्यू को क्लियर करना। जिसके मार्क्स ज्यादा हो रिटर्न में, उससे इंटरव्यू में निकालना शदीद मुश्किल है। कि जब तक वो वैलिड रीजन ना हो, जब तक वो जानबूझ के कोई बोंगी ना मारे, कोई ब्लंडर ना मारे, तब तक उसे नहीं निकालते। और जिसके मार्क्स कम हैं, यानी फॉर एग्जांपल 60 मेरिट था अगर, तो जिसके 61 नंबर है उसे सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसको सेलेक्ट करने के लिए प्रॉपर रीजन होनी चाहिए, उसका इंटरव्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो मे बी वो सिलेक्ट हो जाए, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने इंटरव्यू को अपने रिटर्न को टारगेट करना है, ताकि हम इंटरव्यू पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन इसके हवाले से। अब इसमें जो बायो वाले
या आर्ट्स वाले बच्चे परेशान होंगे मे बी, कि कंप्यूटर है, हमने तो कभी कंप्यूटर की तैयारी नहीं की, तो ये हमारे लिए मसला हो सकता है। मैं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो थी बायोकेमिस्ट्री में। तो इस बायोकेमिस्ट्री के बैकग्राउंड के साथ मैंने ना सिर्फ कंप्यूटर खुद तैयार किया, बल्कि कंप्यूटर पढ़ाया। जो लास्ट सब इंस्पेक्टर का बैच था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया भी। उसी में मेरी अपनी सिलेक्शन भी थी। और उससे पहले तकरीबन 3 साल से मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था पीपीएससी को। अभी छठा साल है मुझे पीपीएससी पढ़ाते हुए। तो हमने बायोकेमिस्ट्री की डिग्री के साथ कंप्यूटर का जिनकी मास्टर डिग्री थी उनको पढ़ाया भी, खुद भी पढ़ा, उनको भी तैयार करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके क्वालिफाई भी किया। हमारे 9 स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने क्वालिफाई किया था लास्ट बैच के अंदर, सब इंस्पेक्टर में। तो कंप्यूटर मुश्किल नहीं होगा आपको। मेरी कोशिश होती है कि स्पेशली उन बच्चों को टारगेट करें कि जिनकी उसमें डिग्री नहीं है। तो आपको ज़रा उसी वे में इंशाल्लाह लेके चलेंगे कि आपकी जीरो प्रिपरेशन है इस सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो भी जब हमारा सेशन कंप्लीट हो तो आप कम से कम 99% पे ज़रूर खड़े हो। तो इंशाल्लाह कंप्यूटर वीक है, इंग्लिश वीक है या कोई और सब्जेक्ट वीक है, आपने हमारे पास आना है। आगे फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्वालिफिकेशन तक लेके जाए। आप अपना 100% देंगे अगर, तो हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह हमारा वादा है कि 100% होगा ही। तो दोनों अगर 100% मिलते हैं तो यकीनन आपकी जो टेस्ट क्वालिफाई करने के चांसेस होंगे वो भी इंशाल्लाह 200% हो जाएंगे। तो ये था जी मेरी तरफ से। किसी किस्म का कोई अब कोई सवाल है आपकी तैयारी के हवाले से या किसी भी किस्म का, तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मैंने ना डीएचक्यू से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है। तो उसमें ना मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो स्टैंप वगैरह है वो सारी क्लियर है। तो ऊपर ना एक डेट के ऊपर जो नंबर होता है मेडिकल फॉर्म के ऊपर, वो नंबर नहीं डीएचक्यू वालों ने लगा कर दिया। उसका कोई इशू तो नहीं है? जिसका इस किस्म का कोई इंडिविजुअल इश्यू हो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें नंबर पे, तो वो हम देख लेते हैं, कॉल कर लेंगे सॉल्व, इसका कोई मसला नहीं। ओके सर। जी। और किसी का कोई तैयारी के हवाले से सवाल? अ, अभी हाल ही में सीट्स आई हुई थी एएसआई की हाईवे के अंदर। हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह 30 आउट ऑफ 30 रिकमेंड हुए। सिर्फ पास नहीं, पास होने के बाद रिकमेंड भी हुए और ज्वाइनिंग भी हुई। 30 के 30 की अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइनिंग हुई, और जो हमारे अपने लिए एक शॉकिंग रिजल्ट था। तो इंशाल्लाह अच्छा अब आ गई। हाँ, सब जी इंस्पेक्टर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा सब जो सब इंस्पेक्टर की जॉब है कैसी, या वो चीज़ें आपकी मिस हो गई, तो वो मैं अभी डिस्कस। अ, जी। सर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ सर। सबसे पहले तो आपने अपना एक्सपीरियंस सर बता दीजिएगा कि आपको कितने मंथ्स जो है वो लगे थे कि उस टेस्ट को पूरा प्रिपेयर करके आपने रीजन में भी पोजीशन हासिल की जिस तरह आप बता रहे थे। और सर ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जो इसका टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड होगा, जो सब इंस्पेक्टर का। जी सर ये क्वेश्चन है मेरे। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, रही बात मेरे अपने एक्सपीरियंस की और सारे से ड्यूरेशन की, टाइम पीरियड की, तो हमारा जो अप्लाई हुआ था वो दिसंबर 2021 में हुआ था। और जो लास्ट बैच था उसी में हम, दिसंबर 2021 में हमारा अप्लाई हुआ था। 30 दिसंबर शायद उसकी लास्ट डेट थी। और 30 जनवरी 2022 को हमारा पेपर था, यानी तकरीबन 1 माह 1.5 माह का हमें टाइम मिला था। और उस वक्त शायद जल्दी की वजह ये थी कि 2020 में जो अप्लाई हुआ था उसका उन्होंने टेस्ट ही नहीं था लिया, तो उनका टेस्ट भी हमारे साथ ही हुआ। तो इस वजह से वो ज़रा प्रोसीजर जल्दी जल्दी हुआ। तो तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम होता है आपको तैयारी के लिए। कम भी हो सकता है और कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त पुलिस को कमी नफरी का सामना है, तो यकीनन ये प्रोसीजर ज़रा जल्दी ही कंप्लीट होगा। यानी 2 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, तो हो सकता है 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, या फिर अ, नवंबर के स्टार्ट में या नवंबर में आपका पेपर हो जाए। ठीक हो गया। अब आते हैं ये अप्लाई हुआ। जो मेरी अपनी तैयारी थी, मैं चूंकि 2020 मई 2020 से पीपीएससी पढ़ा रहा हूँ, यानी अपनी डिग्री के दौरान ही मैंने पीपीएससी
पढ़ना भी शुरू कर दिया था, पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। और तकरीबन 15 बैच मैं पढ़ा चुका हुआ था अपने सब इंस्पेक्टर के पेपर से पहले। तो मेरा अपना ये फर्स्ट एग्जाम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा क्वालिफाई हुआ। इसके बाद भी दिए बीसीओ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे क्वालिफाई हुए। लेकिन और इसमें मेरी अपने रीजन में पोजीशन भी थी। तो तकरीबन 6 माह का उसके बाद अरसा हुआ ज्वाइनिंग वगैरह में, और फिर हमारी ज्वाइनिंग हुई। हाँ, बल्कि साल लग गया था सारे प्रोसीजर को। उसके बाद जनवरी 2023 में हमारी ज्वाइनिंग हुई, और अब तकरीबन तीसरा साल हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जॉब मजे की जॉब है। हर रोज नई स्टोरी, नई बातें, नई कहानियां लोगों की। सारा दिन पब्लिक डीलिंग है। और यानी अगर आप इंजॉय करें तो एक मजे की जॉब है। इसमें हम्म, यानी जॉब इस हवाले से, अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, थोड़े से चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं, पर छोटी सी बात से परेशान होने वाले नहीं, तो फिर आपके लिए मजे की है। एक जॉब मजे की। अ, दूसरा, पावर। पाकिस्तान में जो डायनामिक्स बन चुके हुए हैं, तो उसमें पावर एक नेसेसरी चीज़ है। अदरवाइज आपके लिए एक बाइज्जत जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पावर की बात की जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पुलिस इसके लिए। यानी सेकेंडली सोशल वैल्यू है। जो पुलिस को जितना मर्जी बुरा भला कह ले, उसकी आखिर हद तक कोशिश होती है कि जनाब, पुलिस वालों से मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम हो। जब कभी पुलिस वालों को देखूं, मैं लाजमी रोज जाके सलाम वगैरह करके आऊं, कि हो सकता है आज नहीं तो कल मुझे किसी किस्म का इनके साथ काम पड़ सकता है। तो जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेंगे, आपके सामने आपसे बड़ा अच्छे अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में मिलेंगे भी, पुलिस की तारीफें भी करेंगे, तो सारी चीजें जरा ना बड़े अच्छे वे में चल रही होती हैं। यानी एक प्रॉपर सोशल वैल्यू है इस जॉब की। और रही बात ड्यूटी टाइमिंग की, तो ड्यूटी टफ है। 24/7 आपकी ड्यूटी है, किसी किस्म की आपको छुट्टी नहीं होती। ना तो कोई ड्यूटी आवर्स है, ना कोई ड्यूटी ऑफ है। हाँ, चूंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप या तो डे में ड्यूटी कर रहे होते हैं या नाइट में ड्यूटी कर रहे होते हैं, और आपको डे ऑफ भी मिल रहे होते हैं। लेकिन आप जिस तरह बाकी जगह पे आपको कह दिया जाता है कि आपका संडे ऑफ होगा, तो यहाँ पे पुलिस में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपका संडे ऑफ होगा या आपका कौन सा दिन ऑफ होगा। हाँ, आपको ऑफ मिल जरूर रहे होते हैं। यानी जो अभी तक मेरी रूटीन है, मैं एक दिन ड्यूटी करता हूँ, एक दिन मेरा ऑफ होता है। और ड्यूटी भी यानी 8-10 घंटे ड्यूटी होती है, बाकी एक दिन मैं ऑफ कर रहा होता हूँ। तो फिलहाल 3 साल में तकरीबन ये सीन सीन चल रहा है अभी तक। तो ग्रेजुअली अगर मुश्किल भी होती है, तो जो रूटीन फिलहाल हमने ऑब्जर्व की वो यही है कि अगर आप दिन में करें तो शाम में आप सो सकते हैं, या आपके लिए इजी होती है। या अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं बिलफर्ज, 3-4 घंटे 5 घंटे की आप रात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो दिन में आपको रेस्ट मिल जाता है। अलबत्ता कोई डिफाइंड क्राइटेरिया, डिफाइंड टाइमिंग नहीं है, डिफाइंड डेज नहीं है। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस बेहतरीन है। मैंने बताया कि इसके बाद भी मेरे काफ़ी सारे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए, लेकिन मैं प्रोसीड नहीं कर सका, या नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि फिलहाल मैं ना चाहते हुए पुलिस में आया था, लेकिन अब पुलिस को एंजॉय कर। जी। अच्छा सर जी, ये मेरा एक क्वेश्चन इसी को लेके कि आपका तो मतलब एक्सपीरियंस 6 to 8 months रहा कि आप पढ़ाते भी रहे और खुद भी आपने प्रेपरेशन की। तो इस लिहाज से हम जो है वो किस तरह मार्केट में compete करेंगे 1-2 महीना पढ़ के, जो बच्चे आप तरह के होंगे जो 6 से 8 महीने से सर तैयारी कर रहे हैं। तो ये यार सर इसका आंसर करिएगा। हाँ, मेन बात, यूनिफॉर्म पहन ली तो पहन ली। यूनिफॉर्म पहनने के बाद यूनिफॉर्म उतारना बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, इसके बाद आपकी बात पे आता हूँ। सैलरी सैलरी तकरीबन 60 के राउंड अबाउट स्टार्ट होती है आपकी। इसमें आपको तकरीबन पुलिस अलाउंस होता है, 20 से 25 हज़ार वो मिल रहा होता है। बाकी 14 स्केल की जो बेसिक सैलरी है वो मिलती है आपकी। और इसके लिए डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है। और अब अगली बात कि चूंकि मेरा तो एक्सपीरियंस था, जो नए बच्चे हैं वो क्या करें। जब सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई, उससे पहले पीपीएससी कंप्यूटर ज़्यादा नहीं पूछता होता था। ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर अपनी डिग्री में कभी नहीं पढ़ा।
माइनर में यूनिवर्सिटी में एक दो दफ़ा कंप्यूटर अगर आया भी, तो जिस तरह यूनिवर्सिटी में बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं वो सिनेरियो हमने किया कि बस उस सब्जेक्ट को गुजारा। क्योंकि मेरा उस वक्त भी जो अपना जो मूड था, जो तैयारी थी, या जो मैं टारगेट कर रहा था वो पीपीएससी को, सीएसएस को टारगेट कर रहा था, तो जो डिग्री थी वो हमने बस गुजारी। तो इसलिए कंप्यूटर वहां पे पहले नहीं पढ़ा हुआ था। जब सब इंस्पेक्टर की जॉब्स अनाउंस हुई, उसके बाद मैंने पहली दफा कंप्यूटर पढ़ा, और तकरीबन 7 से 8 दिन मुझे शायद लगे कंप्यूटर को तैयार करने में। उसमें मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक बुक्स से। 6 7 8 की बुक्स पहले तैयार की, फिर मैट्रिक की फिर एफएससी की, फिर बीएस की बुक्स देखी। फिर उसके बाद जो पीपीएससी रिलेटेड डेटा था वो सारा प्रिपेयर किया। तो कंप्यूटर मैंने इस जॉब में आने के बाद खुद पहले तैयार किया, फिर पढ़ाया। तो जो बिल यानी उसमें मुझे जो मैक्सिमम टाइम लगा वो 10 दिन लगे शायद। 10 दिन इसलिए लगे कि मैंने पढ़ाना था। और अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए तैयारी करनी है, तो आपको 7 8 दिन में आप तैयार कर सकते हैं। शर्त क्या है कि टाइम देना पड़ेगा। और आपको जो बेनिफिट है, मुझे ये था कि मैंने तैयारी खुद की थी। मुझे बहुत सा रैंडम डाटा पढ़ना पड़ा, बहुत सी रैंडम फाइल्स पढ़नी पड़ी। आपको एज ये हासिल होगा कि जो हमने पिछले 6 7 साल में लर्न किया कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी रिपीट हो रही है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको हम टू द पॉइंट वही सारी चीज़ें बता रहे होंगे। आपको एज इट इज़ वही सब्जेक्ट वही सिलेबस कवर करवाया जा रहा होगा। और उसमें से भी सिर्फ वही चीज़ें बताई या पूछी जा रही होंगी जो पेपर में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। तो आपके लिए तो बड़ा डिफाइंड सा होगा। और इस 1.5 से 2 माह में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। यानी आपका सिलेबस बहुत उन्होंने शॉर्ट कर दिया। जिस मैंने बताया, कंप्यूटर 7 से 8 दिन की गेम है मैक्सिमम। हम बड़ा अच्छा जाके तैयार करेंगे तो हम 10 दिन लगा देंगे। यानी 2 हफ्ते मैक्सिमम हम लगा के, मेरी गारंटी है कि आपको जब हम कंप्यूटर यहाँ से कवर करवाएंगे, तो आपकी इंशाल्लाह अगर आप 100% अपना दें, तो 37 38 यानी 35 प्लस आप लाजमी स्कोर कर लेंगे इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन था और उसमें। ये हमारे उन बच्चों ने स्कोर किया प्रीवियस टाइम पे जिनको हमने पहली दफा कंप्यूटर पढ़ाया था। अब कंप्यूटर पढ़ाते हुए हमें मजीद 3 साल हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये डन हो जाएगा। इंग्लिश इंग्लिश में आपकी ग्रामर है। ग्रामर में अगर आपसे ग्रामर ही पूछी जाए तो आपके लिए मसला ही नहीं है। ग्रामर तैयार करना मुश्किल नहीं होता। सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसका हम तरीकाकार ये इख्तियार करेंगे कि आज से, यानी जब कल से हमारा जब सेशन स्टार्ट होगा, तो हम डेली बेस तकरीबन 10 15 या 20 10 से 20 अल्फाज डेली के याद करना शुरू कर देंगे। ताकि जो 2 महीने अगर हमारे पास हैं, तो 60 दिन में हम कोई 1000 1200 लफ्ज कर लें। और अगर आपने 1000 1200 लफ्ज किया हुआ है, तो आप मैक्सिमम जो सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे वो भी अटेम्प्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आई गॉट योर पॉइंट। सर जी, ये बताइएगा क्लास टाइमिंग सर क्या हो सकती है, क्योंकि वो कुछ बच्चे जो हैं वो बाकी एक्टिविटीज में भी जी सर बिजी हो ऑनलाइन। सकते हैं। जी इसमें ऑनलाइन जो क्लासेस हैं आपकी वो 8 बजे ही होंगी। 8 से तकरीबन 9:30, 1 से 1.5 घंटा आपकी क्लास होती है। 8 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। जिन बच्चों का इशू है जॉब वगैरह का, यानी इसमें काफ़ी पुलिस वाले भी हैं जिनकी ड्यूटी होगी इवनिंग में, या किसी और जॉब वाले जो इवनिंग ड्यूटी वाले हैं, तो उनके लिए फिर हम कोई रिकॉर्डेड सेशन की तरतीब भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और बच्चों का फिजिकल सेशन, हाँ फिजिकल सेशन हम लोग बहावलनगर में कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर आप बहावलनगर या सराउंडिंग एरिया से, तो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, मैं भी इसमें। मेरी कोशिश है कि कंप्यूटर इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं आपका मैक्सिमम पोर्शन इसमें है। तो उसमें ऑनलाइन में भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, और फिजिकल में भी। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो साथ टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे होते हैं, और वो भी काफ़ी अर्सा से पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट्स को लेके। और जो क्लासेस हैं बिल्कुल जूम पे होंगे इंशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें 1 मंथ की शर्त नहीं है। आपके पेपर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर हमें टाइम 1 मंथ से ज़्यादा मिलता है, 2 माह मिल जाते हैं बिलफर्ज, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट बार बार कंडक्ट करवाते रहेंगे, तो आपका क्विज साथ साथ होते रहेंगे। हर सब्जेक्ट के बाद भी आपका क्विज होगा। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद भी हम अपने आपके टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए इंशाल्लाह। तो पेपर से पहले सर, आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर 1 मंथ में होता है तो भी हम आपका सिलेबस आपको वाइंड अप करवा के भेजेंगे। और सिर्फ
सिलेबस कवर नहीं करवा के भेजेंगे, आपको तैयार करके भेजेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ जो एक अलग चीज़ है बाकियों से, कि हम लोग आपको जस्ट पढ़ा के नहीं भेज रहे होते। हम जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो जब तक आपकी एलोकेशन नहीं होती तब तक आप कंटेक्ट में भी रहते हैं। आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे, आपके मॉक सेशन भी कंडक्ट करवाएंगे। तो जब तक आपकी एलोकेशन नहीं हो जाती हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने एडीपी किया हुआ है, पर बेसिकली मैं मंडी से हूँ, तो करंटली मैं लाहौर में हूँ। तो लाहौर में अगर अगर मैं इधर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाती हूँ, तो मुझे जौन सा रीजन है वो सरगोदा सेलेक्ट करना पड़ेगा, या लाहौर ही मैं कर सकती हूँ? मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं और जहां से भी बनवाएं कोई इशू नहीं। अप्लाई आप वहीं पे करेंगे जहां पे आपका डोमिसाइल बना हुआ है, जिस जिला से आपका डोमिसाइल है उस रीजन में आप अप्लाई करेंगे और वही सिलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल लाहौर का बन सकता है? अभी जहां पे है वहीं का ही बनवाएं और वहीं का ही अप्लाई करें, जहां पे बना हुआ है उसी और पे सर अप्लाई करें, न्यू ना बनवाएं। एडीपी की बेस पे बन सकता है, मतलब वो 14 ईयर एजुकेशन के बराबर है एडीपी? डोमिसाइल जो है वो आपकी रहाइश का वो होता है। तो वो डोमिसाइल नहीं जहाँ, सर, मैं एडीपी की बात कर रही हूँ, वो एक हाँ एडीपी डिग्री बेस पे है। अप्लाई हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि एकेडमिक मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके एकेडमिक मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, मैटर करते हैं, लेकिन इतने मैटर नहीं करते कि सिर्फ इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाए। आपके अगर रिटर्न में अच्छे हैं, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और तो आपके एकेडमिक में अगर कम भी हैं तो कोई मसला नहीं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत से लड़के हैं जो इंतहाई लो स्कोरिंग मार्क्स के साथ भी सिलेक्ट हुए। जी, मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर क्या हम सजेशन दे सकते हैं कुछ? जी सर मैं कह रहा हूँ, क्या हम कोई सजेशन दे सकते हैं सर? जी जी बोले। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग के हवाले से था कि अगर मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए लेक्चर की ना आपके पास, तो वो सर मतलब जी वो बाद मैं में ऑलरेडी कह स्कूल में। चुका हूँ कि वो रिकॉर्डिंग आपको जी मिल जी जाएगी अगर किसी का कोई जी। लेक्चर मिस हो तो कोई। राइट सर, राइट सर। ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई सवाल तैयारी को लेके? अप्लाई के लिए डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने एडीपी की डिग्री ली हुई है तो आप एडीपी की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई सेमेस्टर है आपका, चूंकि चाहे लास्ट सेमेस्टर ही क्यों ना हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है, वो चाहे एडीपी की हो, चाहे बीएस की हो, चाहे मास्टर की हो। डिग्री कंप्लीट होगी तो उस बेस पे आप अप्लाई करेंगे।